नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प दौर को समझने की कोशिश करेंगे। ये दौर है मध्यकालीन हिंदी कविता का। पर यह सिर्फ कुछ तारीखें और नाम याद करने की बात नहीं है। ये तो एक पूरी संस्कृति की आत्मा को समझने जैसा है। तो सवाल ये उठता है, 500 साल। सोचिए, 500 साल, लंबा एक दौर जिसमें न जाने कितने कवि हुए, कितनी तरह की बातें हुईं। इतनी सारी कविता को एक नाम, एक पहचान आखिर कैसे दी जा सकती है? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए इस साहित्यिक रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन हिंदी कविता की। ये हिंदी साहित्य का वो दौर है जिसने हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी संस्कृति पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दौर सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं था। असल में ये उस समय भारत में हो रहे बहुत बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक बदलावों का एक आईना था। और इस युग की जो असल शुरुआत मानी जाती है वो हुई भक्ति आंदोलन से। एक ऐसी लहर जिसने पूरे समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा दी। तो हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग है समय सीमा तय करना। यानी कि ये पता लगाना कि ये दौर आखिर शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। विद्वान इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, काल सीमांकन। देखिए, काल सीमांकन का मतलब सिर्फ कैलेंडर देखकर तारीखें तय कर देना नहीं होता। ये एक गहरी पड़ताल है। इसमें देखा जाता है कि उस समय की भाषा कैसी थी, लोग किन विषयों पर लिख रहे थे, समाज में क्या चल रहा था। मतलब ये समझने की कोशिश की जाती है कि लोगों की सोच में जो बड़ा बदलाव आया वो कब और कैसे शुरू हुआ। इस मामले में जो सबसे प्रभावशाली समय सीमा तय की है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके हिसाब से ये युग लगभग 1375 ईस्वी में भक्ति काल से शुरू हुआ, यानी जब कविता का मुख्य भाव भक्ति बन गया। फिर लगभग 1700 के आसपास आया रीतिकाल, जब फोकस कविता की तकनीक और दरबारी अंदाज पर शिफ्ट हो गया। और ये पूरा दौर 1850 के आसपास खत्म हुआ, जिसके बाद आधुनिक युग की शुरुआत हुई। और देखिए, सिर्फ शुक्ल जी ही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र जैसे कई बड़े विद्वान भी इस बात पर सहमत हैं। हो सकता है तारीखों पर थोड़ी बहुत बहस हो, लेकिन सब ये मानते हैं कि इस पूरे युग के दो सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ भक्तिकाल और रीतिकाल ही हैं। ठीक है, तो समय सीमा की बात तो कुछ हद तक साफ हो गई। लेकिन अब आता है इस पहेली का अगला और शायद सबसे पेचीदा हिस्सा, कि इस पूरे दौर को आखिर नाम क्या दिया जाए। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसे कहते हैं नामकरण की समस्या। किसी भी युग का नाम सिर्फ एक टैग या लेबल नहीं होता। वो नाम उस दौर की आत्मा, उसकी पहचान और उसके सबसे बड़े विचार को दिखाता है। और इसी बात को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। यहाँ मोटे तौर पर दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक विचार तो ये है कि इस युग को दो हिस्सों में ही देखें, भक्तिकाल जिसका केंद्र भक्ति थी और रीतिकाल जिसका केंद्र कविता की कला थी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने एक अलग नाम दिया, लोक जागरण काल। उनका मानना था कि ये सिर्फ कविता के बदलने का दौर नहीं था, बल्कि ये आम लोगों के जागने का, उनकी चेतना के विकास का दौर था। तो चलिए अब सबूतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों दौर, भक्तिकाल और रीतिकाल, असल में थे क्या, और ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही कहानी का हिस्सा है। पहला सबूत है भक्तिकाल। इस दौर की कविता के दिल में थी ईश्वर की भक्ति, इंसानियत की भलाई और समाज में एकता। कवियों ने मुश्किल संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा जैसे अवधी और ब्रज में लिखना शुरू किया। उनका मकसद था समाज को सुधारना, लोगों में अच्छी सोच जगाना। और उन्होंने धार्मिक कट्टरता और जाति-पाति का खुलकर विरोध भी किया। और फिर आता है रीतिकाल। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब ध्यान भक्ति और समाज से हटकर कविता की सुंदरता, श्रृंगार और उसके नियमों पर चला गया। भाषा तो ब्रज ही रही, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कलात्मक और तकनीकी हो गया। अब लक्ष्य समाज सुधार नहीं, बल्कि कलात्मक हुनर दिखाना था। तो अगर एक नज़र में देखें, जहां भक्तिकाल का फोकस भक्ति और समाज सुधार था, वहीं रीतिकाल का केंद्र कविता की तकनीक और श्रृंगार था। एक का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिक जागरण था, तो दूसरे का कलात्मक महारत हासिल करना। दोनों लगते तो बहुत अलग हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। तो
इन सभी सुरागों और सबूतों को एक साथ रखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस 500 साल पुराने साहित्यिक रहस्य का हल क्या है? आज ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इस इतने विविध और जटिल युग को किसी एक सख्त टाइमलाइन या किसी एक ही नाम में बांधना ठीक नहीं होगा। हमें ये मानना होगा कि ये एक बहुरंगी दौड़ था, जिसमें बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। इसलिए इसे समझने का हमारा नजरिया भी लचीला होना चाहिए। तो असली बात यह है कि इस युग की पहचान ही इसकी विविधता है। ये उस दौर के भारतीय लोगों की आत्मा की आवाज है, और उस आवाज में भक्ति भी है, प्रेम भी है, वीरता भी है, श्रृंगार भी है और समाज की भलाई की कामना भी है। सब कुछ है। और अंत में ये जो जटिलता है, ये जो बहुरंगीपन है, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि इस युग की सबसे बड़ी ताकत है। इसका यही रंगीन और जटिल चरित्र ही इसे हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर बनाता है। यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या किसी समाज की आत्मा जो सदियों की कविता में धड़कती हो, उसे कभी किसी एक परिभाषा या एक लेबल में कैद किया जा सकता है? शायद इस सवाल में ही इसका जवाब छिपा है।